अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलटीआई सिस्टम, जो कि पहले यूनिट का थोड़ा पार्ट हमने नहीं किया था तब, क्योंकि मैंने तब बोला था इसके लिए कुछ चीज़ें पढ़नी ज़रूरी है। क्या होता है एक एलटीआई सिस्टम? एलटीआई सिस्टम का मतलब होता है एक सिस्टम जो लीनियर भी हो प्लस टाइम इनवेरिएंट भी हो, मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं हो और लीनियर हो, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं एलटीआई सिस्टम। ठीक है, तो एलटीआई सिस्टम में सबसे पहली चीज़ जो होती है, एक सिस्टम होता है, हमें पता है, मान लो जैसे ये सिस्टम है, इसको यहाँ से हम इनपुट दे देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट, और आउटपुट को हम लिखते हैं y ऑफ t से। तो जो एलटीआई सिस्टम है, एलटीआई सिस्टम जो है, अगर हम इसको इनपुट में देंगे एक इम्पल्स, क्या देंगे? इम्पल्स देंगे इनपुट में, ये आउटपुट में देता है इम्पल्स रेस्पॉन्स। क्या देता है? इम्पल्स रेस्पॉन्स। और ये जो इम्पल्स रेस्पॉन्स होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एलटीआई सिस्टम। ये प्रॉपर्टी होती है, दिस इज इम्पल्स रिस्पॉन्स। इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? अगर मैंने जो एलटीआई सिस्टम है, अगर मैंने इसको इनपुट में इम्पल्स दिया, मुझे आउटपुट में मिला एच ऑफ टी, जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स रिस्पॉन्स। अब अगर हम इसी एलटीआई सिस्टम को कोई भी इनपुट देंगे, एलटीआई सिस्टम को कोई भी इनपुट देंगे, मान लो हमने इसको एक्स ऑफ टी दिया, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? मुझे आउटपुट में y ऑफ t मिलेगा। लेकिन y ऑफ t क्या किसके बराबर होगा? वो होगा x ऑफ t कन्वोल्यूशन विद h ऑफ t। आउटपुट मिलता है हमें, क्या मिलता है? इनपुट कन्वोल्यूशन विद इम्पल्स रिस्पॉन्स। दैट मीन जो भी एलटीआई सिस्टम है, हमें पहले उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स पता होना चाहिए, तभी हम उसका आउटपुट भी निकाल सकते हैं। अगर हमें एलटीआई सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स नहीं पता है तो हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो तो जो मैंने कहा कि जो हमारा ये है एलटीआई सिस्टम, अगर मैं इसको इनपुट में दे रहा हूँ x ऑफ t, मुझे आउटपुट में मिल रहा है y ऑफ t, और y ऑफ t जो हमारा है वो होता है बराबर x ऑफ t कन्वोल्यूशन विद h ऑफ t। h ऑफ t इज द इम्पल्स रिस्पॉन्स। जब मैंने इस सिस्टम को इनपुट में दिया था, इम्पल्स, ये कन्वोल्यूशन किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वलेंट टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x ऑफ टाउ h ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ठीक है, ये इंटीग्रल x ऑफ टाउ इंटू h ऑफ t, क्लास में मैंने 2-3 क्वेश्चन इस पे कराए हैं एक बार। ठीक है, आप अगर नोटबुक के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कन्वोल्यूशन। अब देखो, हमने पढ़ा, हमने जेड ट्रांसफॉर्म पढ़ा, हमने फोरियर पढ़ा, हमने लैपलेस पढ़ा। ये जो तीनों ट्रांसफॉर्म्स है, ये क्या करते हैं? ये टाइम डोमेन सिग्नल को ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, तो अब अगर मैं मान लो जो मेरा y ऑफ t है, अगर मान लो मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ही ले लेता हूँ, तो वो h ऑफ ओमेगा आएगा। इनपुट का ले लूंगा इनपुट का आएगा x ऑफ ओमेगा, और इसका लूंगा, वो आएगा h ऑफ ओमेगा। और मैंने आपको बोला है, जब हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी, अगर मल्टीप्लिकेशन है टाइम डोमेन में, इफ इट्स मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन, इट विल बी कॉन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। और अगर कॉन्वोल्यूशन है टाइम डोमेन में, इट विल बी मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। यहाँ पे क्या है? टाइम डोमेन में है कॉन्वोल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हम गए तो क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन। तो हम सॉरी, यहाँ पे y ऑफ ओमेगा होगा, तो ये जो हमारा होगा दैट मीन्स y ऑफ ओमेगा, जो कि आउटपुट का होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो होगा इनपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ ओमेगा। और h ऑफ ओमेगा हम निकाल सकते हैं y ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय x ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ट्रांसफर
फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? जब मेरा इम्पल्स रेस्पॉन्स को जब मैंने कन्वर्ट किया फ्रीक्वेंसी डोमेन में, इम्पल्स रेस्पॉन्स कन्वर्टेड टू या इम्पल्स रेस्पॉन्स का चाहे मैं फोरियर लूँ, चाहे लैप्लेस लूँ, चाहे जेड लूँ, जो मेरा ये आएगा एच ऑफ ओमेगा, इन केस ऑफ फोरियर तो एच ऑफ ओमेगा आएगा, इन केस ऑफ लैप्लेस आएगा एच ऑफ एस, और इन केस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म आएगा एच ऑफ जेड। इन तीनों में से कोई भी हो, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। और ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? वो होता है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, या सीधे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, या जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ये है जनरल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? इट्स द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। हाँ, इसके साथ कभी कभी क्या होती है, एक कंडीशन होती है, कभी जब हम ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, एक कंडीशन होती है एच ऑफ ओमेगा is equivalent to y of omega divided by x of omega when initial conditions are zero। इनिशियल कंडीशन जीरो होना जरूरी है, क्योंकि अगर इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं है तो सिस्टम एलटीआई है ही नहीं, तो सिस्टम एलटीआई है ही नहीं। क्यों होता है? क्यों जीरो होनी चाहिए इनिशियल कंडीशन? क्योंकि लीनियर होने के लिए लीनियर होने के लिए इनिशियल कंडीशन जीरो जरूरी होना है। ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो मेरे पास, मैं गया यहाँ पे क्या बोलते हैं दुकानदार के पास, मान लो मीट लेने गया मैं, अब मुझे इसके पास यहाँ पे बैलेंस है, और बैलेंस में इसने पहले से ही कुछ वेट रखा है, मान लो 50 ग्राम का। मुझे लाना है 2 केजी का मीट, 1 केजी अपने लिए, 1 केजी किसी और के लिए, मान लो। अब मैं इसको क्या बोलता हूँ? मैं बोलता हूँ इसको 2 केजी आप एक साथ तोलो, मैं घर में खुद 1-1 केजी अलग करूंगा। अब जब ये इसमें डालेगा 2 केजी, तो ये 2 केजी नहीं डालेगा बराबर, ये डालेगा 1950 ग्राम ही, क्योंकि इससे 50 ग्राम पहले से छुपा के रखे। हमें यहाँ पे दिखेगा 2 केजी इन एनी केस, हमें यहाँ पे दिखेगा, लेकिन असल में इसने कितने डाले? 1950 केजी। अब अगर इसको मैं बोलूं, इसी जो बैलेंस है इसमें 50 केजी है, और इसको बोलूं मैं अलग अलग तोलो, अगर ये अलग अलग तोलेगा, इसको पहले डालना है इसमें 950, तभी यहाँ पे 1 केजी आएगा, उसके बाद एक और 950 डालेगा, तभी यहाँ पे 950 और 950 आएगा 1900। तो देखो 1950 नहीं आया बराबर, तो दैट मीन्स लीनियर होने के लिए, लीनियर होता ही है, मतलब अगर हम दो इंडिविजुअल ले रहे हैं, अगर फिर अगर उनको ऐड करेंगे तो वो सेम ही आना चाहिए। अगर इंडिविजुअल लीनियर होने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन होती है इनिशियल कंडीशंस आर जीरो के बराबर। ठीक है, ये है हमारा एलटीआई सिस्टम। अब जो हमारा ये जो कॉन्वोल्यूशन होता है, जो मैंने बोला, अगर एलटीआई सिस्टम है कोई भी, और अगर मैं इसको इनपुट में दे रहा हूँ x ऑफ t, ये मुझे आउटपुट में देगा y ऑफ t, वो होगा बराबर x ऑफ t कॉन्वोल्यूशन विद h ऑफ t, और वो होगा बराबर x ऑफ टाउ h ऑफ, अगर मैं ऐसे लिखता है इसको h ऑफ t कॉन्वोल्यूशन विद x ऑफ t, तब क्या आता? तब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तब h ऑफ टाउ आता, और यहाँ पे आता x ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ये दोनों इंटीग्रल बराबर है। तो जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन, नंबर 1, इट्स कम्यूटेटिव। चाहे मैं x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विद h ऑफ t करूं, या h ऑफ t कन्वॉल्व्ड विद x ऑफ t करूं, दिस इज इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव मतलब अगर मेरे पास कोई x1 ऑफ t है और इसका कन्वोल्यूशन है h1 ऑफ t के साथ, और ये ब्रैकेट में है, और बाहर से कन्वोल्यूशन है h2 ऑफ t के साथ, ये बराबर होगा x1 ऑफ t बाहर, कन्वोल्यूशन
h1 ऑफ टी कॉन्वोल्यूशन h2 ऑफ, जैसे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज वैसे सेम प्रॉपर्टीज इसकी भी, h1 ऑफ टी और h2 ऑफ टी। हाँ, उसके बाद जो थर्ड होती है दैट्स डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब, अगर यहाँ पे x ऑफ t है और इसका कन्वोल्यूशन है ब्रैकेट में यहाँ पे h1 ऑफ t प्लस h2 ऑफ t है, तो ये आएगा बराबर x ऑफ t कन्वोल्यूशन h1 ऑफ t प्लस x ऑफ t कन्वोल्यूशन h2 ऑफ t के बराबर। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज थी किसकी, कन्वोल्यूशन इंटीग्रल की। अब चलते हैं सिस्टम्स पे, देखते हैं मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमें एलटीआई सिस्टम है तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज देखनी, मतलब हमें कैसे पता चलेगा, कि ये स्टेबल है, नॉट स्टेबल है, स्टैटिक है, डायनेमिक है। तो बहुत ही इजी है। तो सबसे पहले हम तो LTI system, properties of LTI system, properties of LTI system, इसमें सबसे पहले आता है स्टेबिलिटी, दूसरा आता है स्टैटिक और डायनामिक, तीसरा आता है कॉजल और नॉन कॉजल। ठीक है, तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो देखेंगे हम, कैसे देख सकते हैं क्या एक LTI सिस्टम स्टैटिक है या डायनेमिक। LTI सिस्टम्स की बात हो रही है, नॉर्मल सिस्टम नहीं। तो मैंने जैसे आप लोगों को बोला, LTI सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, अगर जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है फॉर स्टैटिक सिस्टम देखने के लिए, इम्पल्स रिस्पॉन्स मतलब h ऑफ t, इम्पल्स रिस्पॉन्स should be impulse at the origin। जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है ना वो होना चाहिए इम्पल्स ही, लेकिन कहाँ पे होना चाहिए, वो होना चाहिए इम्पल्स एट द ओरिजिन। एंड ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ, जो इम्पल्स रेस्पॉन्स का हम ट्रांसफॉर्म लेंगे। ट्रांसफर फंक्शन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं दिखाता हूँ पहले एग्जाम्पल। हमें जैसे बोलना है क्या ये सिस्टम स्टैटिक है या डायनेमिक। सबसे पहला जो है, मान लो चेक वेदर द फॉलोइंग LTI सिस्टम्स आर स्टैटिक और डायनेमिक, और पहले हमें उसका इम्पल्स रेस्पॉन्स दिया हुआ है वो है 2 टाइम्स डेल्टा ऑफ टी। मुझे देखना वो इम्पल्स ही होना चाहिए, लेकिन इम्पल्स एट ओरिजिन, मतलब ओरिजिन क्या मतलब, जीरो पे। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना वो ऐसे आएगा, जीरो पे इसका एरिया होगा 2 के बराबर, दैट मींस इम्पल्स ही है और जीरो पे है, तो ये स्टैटिक है। ट्रांसफर फंक्शन मुझे कब देखना है, जब मुझे वहां से h ऑफ ओमेगा दिया होगा या h ऑफ s दिया होगा। दूसरा, जैसे मान लो दूसरा पार्ट है, इसका इम्पल्स LTI सिस्टम का दिया हुआ है डेल्टा ऑफ t माइनस 2, ये दिया हुआ है इम्पल्स रेस्पॉन्स, और ये कहाँ पे, ये इम्पल्स तो दिया हुआ है, इम्पल्स इज गुड, बट इट्स नॉट एट द ओरिजिन। ये कहाँ पे आएगा, t माइनस 2 आएगा यहाँ पे 2 पे। So this is not at origin, so this system is not static but it's a dynamic system। ठीक है, so उसके बाद जैसे थर्ड, h of t is equivalent to u of t, जो इम्पल्स रेस्पॉन्स है वो है u of t। u of t मतलब वो पहले तो इम्पल्स है ही नहीं, जब इम्पल्स है ही नहीं u of t क्या होगा, ऐसे
तो इम्पल्स है ही नहीं, तो सिस्टम सीधे डायनेमिक। उसके बाद एक और जैसे ये दिया हुआ है, अगर h ऑफ s दिया हुआ है, h ऑफ s मतलब ये फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है इसका, वो 2 के बराबर है। अगर वो मतलब अगर h ऑफ s है, या मान लो ऐसे h ऑफ ओमेगा दिया होता, अगर ये दिया होता 2 के बराबर, ठीक है। अगर इसके साथ सिर्फ 2 है, और अगर ऐसा एक क्वेश्चन है 2/s, और अगर यहाँ पे एक ऐसा 4 क्वेश्चन मैंने लिए 2/ओमेगा, देखो इसके साथ s का कोई टर्म नहीं है, इसके साथ s का कोई टर्म नहीं है, दैट मींस इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सो द सिस्टम इज स्टैटिक। दिस इज ऑल्सो, ये भी इंडिपेंडेंट है, इसके साथ ओमेगा को कोई टर्म नहीं है, तो ये भी स्टैटिक है। लेकिन इसके साथ s है तो ये डायनामिक है, और इसके साथ ओमेगा है तो ये डायनामिक है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट, क्या था, स्टैटिक सिस्टम कौन सा है, एलटीआई सिस्टम कौन सा है, और डायनेमिक। अगर हमें ऐसे एमसीक्यूज में ज्यादा पूछा जाता है, बताओ ऐसे दिया होगा इम्पल्स रेस्पॉन्स एलटीआई, बोला जाएगा क्या स्टैटिक है या डायनेमिक है, तो आप इन चीजों को दिमाग में रख के बोल सकते हो। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो हमें देखना है, एलटीआई कंडीशन फॉर एलटीआई सिस्टम टू बी कॉजल। एलटीआई सिस्टम कब कॉजल होगा? अगर जो एलटीआई सिस्टम कॉजल तब होगा इफ h ऑफ t जो है वो होगा 0 के बराबर फॉर t लेस देन 0, ठीक है। अगर 0 के बराबर तो हम बोल सकते हैं सिस्टम कॉजल है। मुझे फॉर एग्जांपल पहला पार्ट दिया हुआ है, h ऑफ t दिया हुआ है एक एलटीआई सिस्टम का बराबर e रेज पावर -2t u ऑफ t, ये कुछ ऐसे ग्राफ आएगा, और मुझे पता है 0 से नीचे इस साइड से क्या है, सारा 0, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम सीधे कॉजल है। ऐसे दिया हुआ है h ऑफ t इक्वल्स टू u ऑफ t प्लस 1 माइनस u ऑफ t माइनस 1। u ऑफ t प्लस 1 मुझे पता है ऐसे है, u ऑफ t माइनस 1 मुझे पता है ऐसे है, ये -1 है ये 1 है, इन दो को माइनस करेंगे तो ऐसे आएगा। देखो यहां से यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां से 0 से नीचे, 0 से -1 तक ये 0 नहीं है, तो सिस्टम कॉजल नहीं है, ये नॉन कॉजल है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमें दिया हुआ है थर्ड पार्ट, h ऑफ t इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा ऑफ t, मतलब ये ऐसे है, 0 पे है इसका एरिया 2 के बराबर, 0 से नीचे कुछ नहीं है, तो ये कॉजल है, ठीक है, सिंपल। h ऑफ t दिया हुआ है मॉड ऑफ साइन ऑफ t के बराबर, मॉड ऑफ साइन ऑफ t, मॉड ऑफ साइन ऑफ t वो होता है कुछ ऐसे, चाहे वो साइन ऑफ t हो चाहे मॉड ऑफ साइन ऑफ t हो, 0 के इस साइड एग्जिस्ट होता है, तो ये सिस्टम कॉजल नहीं है, दिस इज नॉन कॉजल या एंटी कॉजल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये था कॉजैलिटी। उसके बाद जो चीज है वो है हमारे पास तो स्टेबिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ एलटीआई सिस्टम। अगर इफ स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी, अगर इफ impulse response होता है h of t, if impulse response is represented by an energy signal, is represented by an energy signal, अगर impulse response energy signal और unit impulse
then the LTI system will be stable. मतलब एनर्जी सिग्नल का क्या मतलब? एनर्जी सिग्नल का मतलब जिसकी हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, जिसका हम एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी सिग्नल का मतलब हुज एरिया अंडर द कर्व कैन बी फाउंड, जिसका हम एरिया निकाल सकते हैं। और आपको पता ही अगर यूनिट इंपल्स भी है तब भी हमारा स्टेबल सिस्टम है। अब देखो सबसे पहला जो पार्ट है वो है हमारा अभी जो हमने किया था, इज इक्वल टू यू ऑफ टी प्लस वन माइनस यू ऑफ टी माइनस वन। हमें पता है ये निकला था कुछ ऐसे इम्पल्स, माइनस वन से वन के बीच में वन, तो इसका एरिया हम सीधे निकाल सकते हैं। दिस विल बी 2 into 1 दैट इज 2 के बराबर। ये पट्टी होता है यहाँ से यहाँ तक 2 होगा और यहाँ से रेक्टेंगल है 2 into 1 is 2, so this is absolutely integrable, so the system is stable without any doubt. System is simply stable. अब मान लो ऐसे है, क्या बोलते हैं सेकेंड पार्ट, h of t equals to e raised power minus 2t। ये कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा, लेकिन देखो ये नीचे नीचे आ रहा है। एक टाइम आएगा जहां पे ये मिलेगा इसके साथ, इस एक्सिस के साथ। जब ये मिलेगा तो हम एरिया बहुत दूर के बाद मिलेगा, बहुत दूर, तब हम इसका एरिया निकाल सकते। तो इसको भी हम बोल सकते हैं स्टेबल सिस्टम। उसके बाद जैसे एक और फंक्शन है, मान लो ऐसे कोई ग्राफ दिया होता आपके सामने, मतलब ये आगे आगे जाके कम कम हो रहा है, ऐसे यहां से भी, कहीं ना कहीं ये इसके साथ मिल जाएगा आगे जाके, तो हम एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं इसका भी, तो ये भी स्टेबल सिस्टम ही है। अब देखो अनस्टेबल क्या है। मान लो आपको दिया हुआ है h of t इक्वल्स टू u of t। u of t मुझे पता है ये ऐसे जा रहा है, कहीं पे भी ये इस एक्सिस के साथ मिल ही नहीं सकता, तो हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते, तो ये अनस्टेबल सिस्टम है। क्या है? अनस्टेबल सिस्टम। आपको ऐसे दिया हुआ है h of r of t, ऐसे रैंप फंक्शन ऐसे, ये इस एक्सिस के साथ कभी टच नहीं हो रहा, एक्स एक्सिस के साथ, तो हम इसका एरिया कभी फाइंड ही नहीं कर सकते, तो ये भी अनस्टेबल सिस्टम है। ठीक है, तो ये था सारा प्रॉपर्टीज ऑफ एलटीआई सिस्टम और एलटीआई सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा आज इंशाल्लाह। अब हमें वो लास्ट चैप्टर का वो जो एक दो टॉपिक्स रहते हैं वो होपफुली कल कवर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी को कहीं पे भी किसी चीज़ में डाउट है तो ज़रूर पूछेगा, चाहे वो व्हाट्सएप करे या गूगल क्लासरूम में ही लिखे। ठीक है, कर लीजिएगा।